टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ। बेटे देखो, अपने पास एक क्लिफ है, मतलब कोई एक पहाड़ी है, पहाड़ी की एज से यानी कि इसकी हाइट से एक स्टोन फेंकते हैं हम ऐसे, और इस स्टोन का कोई नाम दे देते हैं ए, और एक कोई दूसरा स्टोन फेंकते हैं, यहीं से दूसरा स्टोन भी फेंक रहे हैं और उस स्टोन का नाम है बी। कह रहा है कि दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली फेंक रहे हैं, यानी कि मैं अगर बात करूं कि टी इक्वल टू जीरो यहाँ पर मैं नोटिस करूं तो टी इक्वल टू जीरो पर दोनों एक साथ फेंके गए हैं। और इस क्लिफ की जो हाइट है वो हाइट मैं यहाँ पर क्वेश्चन में जो अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग लिखूँ तो 200 मीटर हो जाएगा। इस क्लिफ के बॉटम को मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि कोई एक फ्लैट एरिया है और वो फ्लैट एरिया अर्थ का सरफेस है, और जिस सरफेस को मैं कह रहा हूँ कि वो कितना है, वो x1 है, और मैं जहाँ से ये फेंका गया है इसको बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द लेवल ऑफ द x0, और x0 की जो डिस्टेंस है वो कितना दी गई है, वो 200 मीटर दी गई है। ठीक है, ऐसे ये गिवन है। अब कह रहा है कि जो हमारा इनिशियल स्पीड है बॉल का, जिस हाइट से ये फेंकी गई है 200 मीटर की, एक का तो 15 मीटर पर सेकंड है, तो एक का कितना है 15 मीटर पर सेकंड है, दूसरे का 30 मीटर पर सेकंड है, इसका 30 मीटर पर सेकंड है, ये 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ओबियसली आपको दिख भी रहा होगा कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी हम उसको पाएंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा हाइट तक जाएगी, और जिसकी स्पीड कम रहेगी वो कम हाइट तक जाएगा, जिसका पाथ कुछ इस तरीके से हमने दिखा रखा है। अब याद रखना कि यहाँ पर ऐसा मत सोच लेना कि ये पाथ तो सर ने बहुत ही मतलब इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है तो पैराबोलिक दिखा दिया है। अब आप थोड़ा सा ऐसे देख लो कि ऐसे ऊपर गया है और सीधा ऊपर ऊपर से नीचे आया हुआ है। ठीक है, तभी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला जो इक्वेशन है वो लगा पाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो 15 है, इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। अब ये जो कह रहा है उसको आगे अगर पढ़ते हैं तो कह रहा है टाइम वेरिएशन ऑफ द रिलेशन पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन। देखो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन, सेकंड स्टोन में बैठा हुआ जो यहाँ पर, या सेकंड स्टोन को ऐसा मान लें कि कोई एक ह्यूमन बीइंग है जो बैठा हुआ सारे मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है, फर्स्ट मोशन की रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, सेकंड मोशन का ऑब्जर्वर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब आप देखो सेम ये कह सकते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, बस वो अलग बात है कि इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस है जिसकी वजह से इनके बीच में पोजीशन का डिफरेंट होगा। तो एक प्रोजेक्शन की को दूसरे प्रोजेक्शन से अगर हम देखें या दूसरे प्रोजेक्शन को फर्स्ट प्रोजेक्शन से देखें तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन बनने वाला है। ये एक दूसरे को लीनियर यानी कि कह सकते हैं कि लीनियरली पाथ पर या स्ट्रेट लाइन के पाथ पर देखेंगे। आप किसी प्रोजेक्टाइल को ही ले लो आप, और डिफरेंट स्पीड से या सेम स्पीड से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंको तो अर्थ की सरफेस पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको तो दोनों दिखेंगे कि ये दोनों कर्व पाथ पर चल रहे हैं, लेकिन इसमें बैठा हुआ जो ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन को देख रहा है, इस वाले प्रोजेक्शन को इसमें बैठकर इस वाले प्रोजेक्शन को देख रहा है, या इसमें बैठकर इस वाले प्रोजेक्शन को देख रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में ही मोशन में दिखेंगे। ये जो ग्राउंड पर बैठा है उसको ये दोनों के दोनों कर्व पाथ पर देखेंगे, बट ये कर्व पाथ पर चलता हुआ एक दो को देखे या दो एक को देखे, ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में ही दिखेंगे। इसी वजह से यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी बनेगा, मैं आगे बताऊंगा। देखो या आप ऐसे समझ ही लो। देखो इसी वजह से इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड स्टोन की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी एक प्रोजेक्शन से दूसरे प्रोजेक्शन को देखने, या किसी भी एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखें या दूसरे से पहले को देखें तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही नज़र आता है।
इसलिए हम स्ट्रेट लाइन का पहले सारा कॉन्सेप्ट उठाएंगे, उसके बाद हम अपने सिनेरियो को चेंज करेंगे। आपको पता चलता रहेगा सिनेरियो कहाँ कहाँ चेंज करना है। अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसा मानूं कि किसी टी टाइम पर यहाँ पर है, मान लो किसी टी टाइम पर यहाँ पर है, ये ज़्यादा स्पीड से जो चल रही है टी टाइम पर यहाँ पर है, ठीक है। उसी ठीक टी टाइम पर ये वाली जो पार्टिकल होगी, ये पार्टिकल कहाँ पर होगी, ये पार्टिकल यहाँ कहीं पर होगा, ये यहाँ कहीं पर होगा, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर होगा। अगर मैं इसको सेम पाथ पर दिखाता, एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में ही नज़र आएंगे, तो हम ये दिखाते कि ये पार्टिकल हमारा बी है और ये हमारा क्या है, ए है। तो यहाँ पर इसकी जो पोजीशन का डिफरेंस है, ये जो पोजीशन का डिफरेंस है, ये पोजीशन का डिफरेंस हमें बताना है कि कितना होगा। देखिए, टाइम वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्टोन इन द फिगर बताना है। द इक्वेशन ऑफ द लीनियर पार्ट, तो बताना है कि लीनियर पार्ट का इक्वेशन क्या होगा, तो ये हमको बताना है। अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, यहाँ से फर्स्ट स्टोन के लिए इक्वेशन बनाऊं, फॉर फर्स्ट स्टोन के लिए इक्वेशन बनाऊं, तो हमको देखो इक्वेशन बनाने में क्या होगा, देखो x देखो यहाँ पर ये है x1 इक्वल टू कितना मिलेगा। पहले तो ये x2 है, सॉरी x0 है, और प्लस यहाँ से यहाँ तक तो x0 है, ये x1 क्या मिलेगा, x0 है, और ये पूरी की पूरी ये डिस्टेंस, ये कितना मिलेगा, ये डिस्टेंस मिलेगा। तो इस डिस्टेंस को हम पूरा का पूरा कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं, हमारी इनिशियल वेलोसिटी जिससे ये फेंका गया है। अगर फर्स्ट स्टोन के लिए लिख रहा हूँ, इसको फर्स्ट स्टोन मान रहा हूँ, और फर्स्ट स्टोन हो जाएगा, और स्मॉल कोई एक टाइम है, मान लेते हैं कि ये स्मॉल टाइम टी पर हम चल रहे हैं सब कुछ लेकर, और प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी हमेशा तो नेगेटिव ही होती है, जो इसकी वैल्यू हम -10 ले सकते हैं, और इनटू टी। किसी टाइम इंस्टेंट पर ये सारा कैलकुलेशन हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, ये किसी इंस्टेंट पर ही कैलकुलेशन हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x0 की वैल्यू अगर डालूँ तो ये 200 मीटर होगा, u की वैल्यू अगर मैं डालूँ तो ये 15 होगा, और t की वैल्यू t, और -2 5 10 और t²। और हमने सारी पोजीशन यहीं से हमने कंसीडर करके रखा है, तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी फॉर द सेकंड स्टोन है, जो भी हो ये सेकंड स्टोन है, ठीक है। तो अब हमारे पास x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x0 प्लस ut और प्लस 1/2 gt²। इसके लिए भी इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर्मूले का, तो x2 इक्वल टू इसके लिए भी 200 हो जाएगा, और प्लस u की वैल्यू इसके लिए 30 होगी, और किसी इंस्टेंट पर हमें देखना है, प्लस 1/2 माइनस जी का मतलब 10 और t², तो 200 प्लस 30 और t माइनस ये कितना हो जाएगा, 5t² x2 की वैल्यू हो जाएगी। हम इनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन सेकंड बॉल के लिए यहाँ पर मान चुके हैं, यहाँ पर आ गई है, और फर्स्ट बॉल हम मान चुके हैं, यहाँ पर आ गई है। तो फर्स्ट बॉल जो है इसको x1 मत मानो, क्योंकि हमने x1 यहाँ पर पोजीशन मान लिया है। तो हमने ये माना है कि यहाँ से ये जो सरफेस है इसकी जो हाइट है ये कितनी है, जी x1 है, सेकंड वाले बॉल का कितना है, x2 है, सेकंड वाले बॉल का x2 है, और फर्स्ट वाले बॉल को कितना मान लिया है हमने, ये है x1 है, ठीक है। और अब इनकी पोजीशन का डिफरेंस हमें कब पता चलेगा, जब हम इनको क्या करने वाले हैं, x2 और x1 को माइनस करेंगे, तो इनके पोजीशन का डिफरेंस x2 माइनस x1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये पोजीशन का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर करें, x2 की वैल्यू रखें 200 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 30t माइनस 5t², और माइनस फर्स्ट x1 की जो वैल्यू है ये वैल्यू 200 और प्लस 15t और माइनस 5t²। अब ब्रैकेट ओपन करो, 200 प्लस 30t माइनस 5t² माइनस 200 माइनस 15t और प्लस 5t²। अब आप देखोगे कि यहाँ से ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू कैंसिल होगी, ये वैल्यू कैंसिल होगी, और आपको क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 30 माइनस 15 मिलने वाली है। तो द पोजीशन डिफरेंस ऑफ द पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, सेम इंस्टेंट फॉर द टू बॉल, ये दोनों बॉल के लिए ये जो पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है, ये जो पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 15t। अगर मैं x2 माइनस x1 को एक कोई वैल्यू दूं और जिसको कैपिटल x बोलूं मैं, जिसको क्या बोलूं मैं, कैपिटल x बोलूं, तो ये वैल्यू x हो जाएगी जो कि 15t आ रहा है। तो हम देखेंगे x प्रोपोर्शनल टू t आएगा, x प्रोपोर्शनल टू t आएगा, t के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तो जब हम ये x इक्वल टू टी देखते हैं तो हम देखते हैं t की पावर 1 है। तो इस तरीके से अगर पावर 1 देखते हैं तो ये कहता है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ये इक्वेशन किस इंस्टेंट t पर हमको मिल रहा है। तो अब आपका जो क्वेश्चन था, कि क्वेश्चन ये था कि द इक्वेशन ऑफ द लीनियर पार्ट, ये जो लीनियर पार्ट का इक्वेशन था ये हमारा किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 15t को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन तो यहीं पर ख़त्म हो गया, बट इस क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इस ग्राफ को भी मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बना हुआ है इन दोनों बॉल के मोशन की वजह से। तो मैं यहाँ पर देखूँ कि अगर ग्राउंड है, ग्राउंड पर जो हाइट होती है x इज इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पर मैं देखूँ तो 200 फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो ये बॉल ऐसे नीचे होकर आएगा, तो x इक्वल टू 0 हाइट हो जाएगी। अब मैं फर्स्ट बॉल जो है, ये वाली जो बॉल है, इसके लिए किसी इंस्टेंट t पर ना लेकर मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेता हूँ a तक। पूरा टाइम मैं अगर ले लेता हूँ और इस पूरे टाइम को मैं कैपिटल T बोलूँगा, मैं पूरे टाइम को क्या बोलने वाला हूँ, कैपिटल T बोलने वाला हूँ, और कैपिटल T ही नहीं बोलूँगा, यहाँ से इसको यहाँ तक आने में मैं T1 बोलूँगा। क्या बोलूँगा, T1। और इस वाले बॉल को यहाँ बी से चलकर ऐसे होते 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 यहाँ तक, बी पॉइंट तक, यहाँ तक जब ये ग्राउंड से टकराएगा तब तक के लिए टी जो पूरा टोटल टाइम है उसको मैं T2 बोलूँगा। ये T2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मुझे पूरा मिल गया है तो इस वाली इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट स्टोन के लिए जो इक्वेशन है, तो फर्स्ट स्टोन के लिए जो इक्वेशन है उसको कैसे लिख सकता हूँ, तो फॉर फर्स्ट स्टोन के लिए जो इक्वेशन है उसको मैं लिखूंगा। अब मैं, मेरी जो पोजीशन है वो पोजीशन यहाँ का x2 नहीं है, या यहाँ का पोजीशन x1 नहीं है, ये पूरा बॉल यहाँ तक आ गया है, और इस पोजीशन को मैं x बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, x बोल रहा हूँ। तो इस इक्वेशन में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, x पुट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में यहाँ पर x पुट करना पड़ेगा, तो x और इज इक्वल टू x0 की वैल्यू लिखना पड़ेगा 200, और प्लस u की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट स्टोन के लिए लिख रहा हूँ तो 15 होगा, और इसको T1 बोल रहा हूँ, और माइनस 1/2, और g की वैल्यू 10, और T1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ग्राउंड से ही सारी हाइट मेजर की जा रही है, तो x की वैल्यू 0 है तो पुट करो 0, तो 200 और प्लस 15t माइनस 5t1 स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 5t1 स्क्वायर और माइनस 15t1 और माइनस 200 इज इक्वल टू 0। 5 से इसको डिवाइड कर दो तो t1 स्क्वायर माइनस 3t1, और माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 4 जो 20 और 0 ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। अब आप t1 स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे तो 5t1 8t1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8t1 और प्लस 5t1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर रहे हैं बेटे। यहाँ पर आप देखोगे कि t1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और t1 माइनस 8 और प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, और t1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और t1 माइनस 8 और t1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। t1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो t1 इज इक्वल टू 8 सेकेंड आएगा, और जब t1
+5 इक्वल टू 0 करेंगे तो T1 इज इक्वल टू -5 सेकेंड आएगा, जो कि ये वाला टाइम जो है वो मीनिंगलेस टाइम है। ऐसा टाइम हम नहीं ले सकते हैं, मीनिंगलेस टाइम है। तो वैलिड टाइम क्या होगा, T1 इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो हमने क्या देखा, अब ध्यान देना इस बात के लिए कि यहाँ पर मैं जो बनाने चल रहा हूँ, यहाँ पर देखना, ये बॉल है। मान लो कि कोई एक बॉल मैं लेता हूँ, बना लेता हूँ पहले ये बॉल है, ठीक। और इस बॉल को थोड़ा सा मैं एनिमेशन के तरीके से दिखाता हूँ। ये बॉल है, ये बॉल जब यहाँ से उड़ना शुरू किया तो धीरे 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 इस पाथ को ओबे करके ऐसे गया और सीधा नीचे आना स्टार्ट हुआ, ऐसे आना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आके स्ट्राइक किया ग्राउंड से। ग्राउंड पर जब ये स्ट्राइक किया तब तक, यानी कि यहाँ से चलकर और इस पाथ को ओबे करके ऐसे यहाँ तक आने में इसको 8 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे बेटे? 8 सेकंड लगे। फिर से देखो, ऐसे चला है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड लग गए। तो 8 सेकंड में ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँच चुका है 8 सेकंड के अंदर, ठीक। अब देखो 8 सेकंड के अंदर ये पार्टिकल पहुँच चुका है और आपको पता होना चाहिए कि 8 सेकंड में ये देखते हैं ये पार्टिकल कितने सेकंड में गिर रहा है। पहले इस पार्टिकल को देख लेते हैं कितने सेकंड में गिर रहा है, बी वाला। तो बी को अगर हम देखें कितने सेकंड में गिर रहा है, तो उसके लिए भी हम देखो बी के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि इस पाथ को ओबे करके ऐसे यहाँ तक गिर रहा है, तो टाइम टोटल जो ले रहा है वो T2 है और इसकी पोजीशन लास्ट वाली यहाँ पर भी 0 है। और सेकंड बॉल के लिए ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमको क्या पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है x और यहाँ x0 और u की वैल्यू हमको लेनी है 30। तो सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। x2 की जगह पर x लिखना है क्योंकि फाइनल पोजीशन मेरा x है, ठीक है। x फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन बॉल की x0 है, प्लस u की वैल्यू कितनी लेनी है, 30 लेनी है और टाइम इसको T2 कह रहे हैं और -1/2 g की वैल्यू 10 लेना है और t स्क्वायर यानी कि T2 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर उधर लिख रहा हूँ तो आप इसको एडजस्ट करते चलिएगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू तो 0 है तो ये वैल्यू 0 लेंगे, x0 की वैल्यू 200 है और प्लस 30 T2 -5 T2 स्क्वायर। आप इसको 5 T2 स्क्वायर माइनस 30 T2 माइनस 200 इज इक्वल टू 0 करेंगे। T2 स्क्वायर -5 6 जार T2 और -5 4 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा और T2 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये 10 T2 और कितना हो जाएगा प्लस 4 T2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो T2 कॉमन हो जाएगा और T2 माइनस 10 हो जाएगा और प्लस 4 कॉमन करेंगे T2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। T2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे, देन T2 माइनस इक्वल टू -4 सेकेंड आ जाएगा। दिस इज दैट मीनिंगलेस टाइम। T2 माइनस 40, बेटे देखो ये फैक्टर में 10 आना चाहिए, यहाँ 40 मैंने लिख दिया, तो -10 इज इक्वल टू 0, तो T2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 10 सेकेंड आ जाएगा। अब आप जरा देखें कि बॉल सेकेंड को कितना सेकेंड लगेगा, कितना टाइम लगेगा इस बॉल को इस पाथ पर चलते हुए यहाँ तक आने में। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। इस बॉल को T1 को कितना लगा, तो T1 को लगा 8 सेकेंड, T2 को कितना लग रहा है 10 सेकेंड, कितना लग रहा है 10 सेकेंड। इसका मतलब ये बॉल फर्स्ट पहले गिर जाएगा और बॉल सेकंड बाद में गिरेगा, 2 सेकंड बाद गिरेगा। कितने सेकंड बाद गिरेगा, 2 सेकंड बाद गिरेगा। तो अब आप जरा क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो मोशन ऑब्जर्व किया गया है, ये मोशन ग्राउंड पर रहकर ऑब्जर्व नहीं किया गया है, यहाँ से कोई ऑब्जर्व नहीं किया। जो ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ कोई ग्राउंड से ऑब्जर्व नहीं किया है। ये ग्राफ जो है ना कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है, रिलेटिव पोजीशन सेकंड से ऑब्जर्व किया गया है। कहाँ पर, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला यहाँ पर बैठा इसको देख रहा है, सेकंड को देख रहा है, फर्स्ट वाला बैठा सेकंड को देख रहा है, फर्स्ट वाला बैठा सेकंड को देख रहा है, फर्स्ट वाला बैठा सेकंड को देख रहा है। 8 सेकंड में ये गिर जाएगा। अब 8 सेकंड में जब ये गिर जाएगा तो सेकंड वाला बॉल जो है वो कहाँ रहेगा, हो सकता है यहाँ कहीं रहे ऐसे,
यहाँ कहीं पर रहे हुए ये सेकंड वाला बॉल। तो अब ये सेकंड वाले बॉल को ध्यान से देखना, सेकंड वाले बॉल को, ये यहाँ पर है और ये गिर चुका है, ये एक गिर चुका है। अब ये क्या है, अर्थ के सरफेस पर रुक गया है। जब रुक गया है तो अर्थ के सरफेस से इसका पाथ, इस सेकंड का पाथ इसको कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये हमको देखना है। ठीक है, जब तक ये दोनों ऐसे मोशन में थे और ये भी ऐसे मोशन में था, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर ऐसे मोशन में था, तो ये इसको देखता था, छोड़ो इसको, ये क्या हो गया, ठीक है, एक मिनट ये, ठीक है। तो ये इसको देख रहा था और ये जो है ये इसको देख रहा था, तो एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में दिख रहे थे। एक दूसरे को कैसे दिख रहे थे, स्ट्रेट लाइन में दिख रहे थे। और स्ट्रेट लाइन में दिख रहे थे तो उसका इक्वेशन भी हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया था, और जिसका ग्राफ ये था। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में कितने टाइम के लिए केवल दिखेंगे, केवल 8 सेकंड के लिए दिखेंगे, क्योंकि 8 सेकंड बाद तो ये रुक गया। अब रुक गया तब इसको देख रहा है ना, इसको देख रहा है। अब इसका मोशन जो है इस ए को कैसे दिखेगा, अब वो कैसा दिखने वाला है, वो हमारा पैराबोलिक पाथ पर दिखने वाला है। इसका मोशन, दो का मोशन एक को पैराबोलिक पाथ पर दिखने वाला है। इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा पाथ क्यों बनाया, क्योंकि 8 सेकंड तक तो इस ए का पाथ बी का पाथ ए को तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा था। लेकिन अब ए ग्राउंड पर पहुंच चुका है तो बी के पाथ को कैसा दिखेगा, पैराबोलिक। लेकिन वो कैसे दिखेगा ये हम लोग देख लेते हैं। 8 सेकंड तक दोनों एक दूसरे का पाथ कैसे देखेंगे, वो स्ट्रेट लाइन देखेंगे। तो देख लेते हैं x2 माइनस x1 के बीच गैप कितना रहेगा, तो 15 इंटू 8 तो 120 मीटर। देखो अब होगा क्या कि जब ए यहाँ पर पहुँच चुका है, देखो ए यहाँ पर पहुँच चुका है, इससे 120 मीटर ऊपर है ये, और ये गिर चुका है। अब 120 मीटर ऊपर ही है ये बॉल, ये वाली बॉल, ये बॉल जो है, ये बॉल 120 मीटर ऊपर ही है। 120, इसको थोड़ा सा और नीचे हमें बनाना चाहिए, इसको और नीचे बनाएंगे अगर हम, तो यहाँ कहीं पर देखो ये यहाँ गड़बड़ हो रहा है। 120 मीटर, थोड़ा सा यहाँ पर इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ कहीं पर 120 मीटर ऊपर दिखना चाहिए इसको, ठीक है, क्योंकि पूरी हाइट तो 200 लिखा है। तो 120 मीटर यहाँ कहीं पर इसको, ये ए यहाँ पर खड़े होकर अब देख रहा है, क्योंकि ये गिर चुका है, ए तो गिर चुका है 8 सेकंड में। अभी तक ये 2 सेकंड के लिए मोशन में है, क्योंकि ये 12 सेकंड में गिर रहा है ना, 10 सेकंड में गिर रहा है ना, तो ये 10 सेकंड में गिर रहा है, तो अभी 2 सेकंड के लिए क्या करेगा, मोशन में रहेगा। तो 2 सेकंड के लिए इसका मोशन इस ए को कैसे दिखेगा, ये हमको देखना है कैसे दिखने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो अब ये स्टेशनरी हो गया, तो 2 सेकंड के लिए अगर अब इसका मोशन देखोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलने वाला है वो इक्वेशन सेकंड के लिए मिलेगा, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, और ए स्टेशनरी है तो एक्स बी माइनस एक्स ए हो जाएगा। और अब एक्स बी माइनस एक्स ए स्टेशनरी है, रुक गया है, तो एक्स बी ए जो होगा वो एक्स बी के ही बराबर हो जाएगा। और इस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा। अब क्योंकि अब ये जो ए है ये रुक चुका है अर्थ के सरफेस पर, अब इसको दिखेगा, ए को बी का मोशन जो है दिखेगा कि इसमें एक एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी भी है। अभी तक भी था एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी वाला टर्म, लेकिन वो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के प्रोजेक्टाइल को देखते थे, दैट्स वाई यहाँ पर वो दोनों के लिए जी सेम रहता था, दे आर कैंसिलिंग टू ईच अदर फॉर द बीजन, इसके बीजन के लिए एक दूसरे को कैंसिल कर देता था, तो जी कंसीडर ही नहीं हो पा रहा था ये इन दोनों के एक दूसरे को जब देखते थे तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन का पाथ मैं बोल रहा था। लेकिन अब ए के लिए जी जो है वो मैक्सिमम होकर स्टेबल हो चुका है, यानी कि सरफेस पर वो पहुंच चुका है। लेकिन बी के लिए अब उसको दिखेगा कि अभी भी वो 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर सेकंड चेंज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये टर्म बी के लिए आ जाएगा। और जब ये टर्म आ जाएगा तो आप यहाँ पर ज़रा देखें कि एक्स बी जो है वो टाइम के सेकेंड डिग्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका पाथ है इस तरीके का वो एक पैराबोलिक पाथ है,
वो एक पैराबोलिक पाथ है। यानी कि अब हम ये देख रहे हैं कि 8 सेकंड तक एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन तक अप्रोच किए, 2 सेकंड के लिए पैराबोलिक कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि 8 सेकंड तक तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ एक ए बी को देखेगा, ए बी का देखेगा, ए जो है वो बी का देखेगा। लेकिन अब ए जो है बी का 2 सेकंड के लिए कैसा ग्राफ देखेगा, पैराबोलिक ग्राफ देखेगा, पैराबोलिक ग्राफ देखेगा। मतलब ये कहने का है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 12। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 120 मीटर तक ये 10 और ये 20 30 और ये मैं ऐसे कर देता हूँ 50 और ये 100 और ये 150 और ये 200। ठीक, तो 120 यहीं कहीं पर होगा। तो 120 तक और 8 सेकंड तक ये कैसा मोशन दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा एक दूसरे के। और अब 2 सेकंड के लिए ए जो है रुक आ गया है ज़मीन पर, तो वो कैसा दिखेगा। अच्छा, एक चीज़ और देखना, ये कनकेव तो दिखेगा लेकिन कनकेव डाउनवर्ड दिखेगा। कैसे दिखेगा, डाउनवर्ड दिखेगा। क्यों कनकेव डाउनवर्ड दिखेगा, क्योंकि ये जो टर्म आया है, ये जो टर्म आया है ये नेगेटिव के साथ आया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव के साथ हो रहा है, इसलिए अगर यहाँ प्लस हाफ g² आता तो कनकेव तो दिखता लेकिन अपवर्ड होता। अपवर्ड का मतलब एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड का मतलब रिटार्डेशन। ठीक है, यानी कि जी नीचे ही वर्क करता है। तो इसका ग्राफ ऐसे नहीं, ऐसे मतलब कहने का मतलब कनकेव अपवर्ड नहीं दिखने वाला है, ऐसे नहीं दिखने वाला है। इसका ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड और 10 सेकंड के लिए ये ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखने वाला है, कनकेव डाउनवर्ड दिखने वाला है। तो पूरे ग्राफ को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें कई तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैंने तो इस ऑप्शन को सॉल्व ही कर दिया था, लेकिन आपको ये समझाने के चक्कर में थोड़ा सा हमने इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं।